बच्चों, आज आप सबका पुनः इस हमारे चैनल में स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कविता के बहाने कविता की व्याख्या की थी, आपको समझाई थी वो कविता, उसका विश्लेषण किया था और आपको याद होगा कि उसके अंत में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों जो मैंने संकलित किए थे गत परीक्षाओं से थे वो प्रश्न, उन प्रश्नों की चर्चा की थी। उन प्रश्नों को आपको दिया था स्वयं हल करने के लिए, उनके उत्तर छांटने के लिए। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने उन उत्तरों को छांटा होगा, उनको सफलता भी मिली होगी और हो सकता है कि कुछ ऐसे भी बच्चे हों जिनको उनके उत्तर नहीं मिले हों या कि वे अपने उत्तरों से संतुष्ट नहीं हों। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं फिर से उपस्थित हूँ उन प्रश्नों के उत्तर लेकर, और जिन बच्चों ने लिखे भी हैं, बहुत अच्छे लिखे हैं प्रश्न, वो भी एक बार इससे मिलान कर लेंगे इन उत्तरों से कि जिस विषय वस्तु को प्रश्न में पूछा गया है क्या वो पूरी तरह से उनके उत्तरों में आ पाई है। यदि ऐसा है कि जो प्रश्न में पूछा गया है उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो उनको बहुत बधाई, और यदि उनको लगता है कि और कुछ सुधार की संभावनाएं हैं तो वे अवश्य इससे मिलान करके और वांछित सुधार करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न था, कविता के बहाने के संदर्भ में बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। पहले इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये क्या प्रश्न है, इसमें क्या पूछा गया है। प्रश्न ये है कि कविता के बहाने जो कविता है उसके संदर्भ में, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ये बताना है कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। कविता में कहा गया है सब घर एक कर देना, तो सब घर एक कर देना ये वाक्यांश आया कहाँ है? ये आया है तीसरे स्टेंजा में, जिसमें बच्चों के खेल से कवि समानता दिखाता है कविता की और फिर दोनों की तुलना करता है, इस उनमें साम्य दिखाता है। तो ये वहां से लिया गया है तीसरे स्टेंजा से। तो अब हमें उसी बच्चों के खेल से जो समानता बताई हुई है कविता की, उस विषय वस्तु को इसमें उद्धृत करना है। सबसे पहले थोड़ा सा प्रश्न के साथ में उसको जोड़ लेंगे। आप जैसा भी आपको प्रश्न मिलता है उस प्रश्न को अपनी विषय वस्तु के साथ में जोड़ देना है। जैसे कि सब घर एक कर देने के माने वाक्यांश को कविता और बच्चों के खेल के संदर्भ में उद्धृत किया गया है। ठीक है, तो ये हमको उसमें लिख लेना है। इसके बाद में हमको अपना प्रश्न लिखना है, किस प्रकार से होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका, इसका उत्तर पूरा होता है। खास बात ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। मैंने ये कोशिश की है कि इस उत्तर में इस विषय वस्तु से संबंधित समस्त प्रश्नों के उत्तर समा जाएं। यानी यदि आपसे इस विषय बच्चों के खेल के साथ में जो कविता के बहाने का जो अंश है वो किसी भी प्रकार का प्रश्न मिले आपको, आप हर प्रकार के प्रश्न के उत्तर में आप दे सकें। जैसे ये सब घर एक कर देने के माने की बात करें तो बच्चा जब अपने आसपास के वातावरण खेलते हुए तन्मय हो जाता है तो उसे अपने पराये का आभास नहीं होता, तो उसके लिए अपना घर और दूसरे का घर अलग अलग नहीं रह जाते। यहाँ ये बात भी आ जाती है। यहाँ इस पूरे इसकी विषय वस्तु या प्रतिपाद्य की बात करें कि इस अंश का जो प्रतिपाद्य है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। और क्या संदेश देता है ये स्टेंजा, हमको क्या संदेश देता है उस संदेश की बात करें तो भी ये पूरा होता है। यानी किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे इस संदर्भ में पूछा जाता है, बच्चों के खेल और कविता की समानता के संदर्भ में जैसा भी कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपको सभी प्रश्नों का लगभग इस उत्तर में उत्तर मिल जाएगा, वो विषय वस्तु आपको इसमें प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसको भली भांति तैयार कर लें। कुछ ऐसी चीजें लेकर के आई हूँ जिनको आप कहीं भी डाल देंगे तो वो आपके लिए प्रासंगिक हो जाएंगी और आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायता करेंगी। ये प्रश्न हो जाता है। इसके बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे या फिर लिख चुके होंगे। एक और प्रश्न का उत्तर, अगला प्रश्न था हमारा
उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? उड़ने और खिलने का, उड़ने की जब बात की थी कवि ने तो वो चिड़िया के संदर्भ में था, और खिलने की बात की थी तो वो फूल के संदर्भ में था। यानी इस प्रश्न के अंदर हमको दो विषय वस्तुओं को लेकर के चलना है। पहला है उड़ना चिड़िया के संदर्भ में वो, और खिलना कविता के संदर्भ में। इन दोनों ही संदर्भ की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले इसका आउटलाइन हम मन में बना करके रखेंगे। इसमें हमको दो पैराग्राफ में उत्तर देना है। पहला उड़ने के संदर्भ में देना है और दूसरा पैराग्राफ हमारा होगा खिलने के संदर्भ में। तो उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? ये उत्तर क्रमांक अपना 2 हो जाता है। कविता और फूल के खिलने में एक अंतर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब इस संबंध में कोई बात पूछी जाती है, किसी प्रश्न को किसी और प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आप इन प्रश्नों के इन विषय वस्तुओं को अपने दिमाग में रखें। जरूरत पड़ने पर जहां आपको लगता है जिस प्रश्न की जो डिमांड है, जो मांग है, उसके अनुसार इसमें आप फिट कर सकते हैं। ये उड़ना शब्द और खिलना शब्द, ये दो शब्दों को लेकर के एक प्रश्न बनाया गया था। ये इसका उत्तर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख लीजिए। तीसरा प्रश्न था, कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? यानी वही जो तीसरे स्टेंजा में हमने देखा है, तीसरे वाले छंद में देखा है कि कविता और बच्चों को समानांतर रखा गया है। कविता और बच्चों में समानता बताई गई है, वैषम्य कम है इस पैराग्राफ में और समानता ज़्यादा है। इसी बात को लेकर के इस प्रश्न को कुछ इस तरह से पूछा गया है कि कविता और बच्चों को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण पूछे गए हैं। क्यों समान है कविता और बच्चे, ये पूछा गया है। इस उत्तर को हम लिखेंगे, समानता दिखाई है। हमसे पूछा भी यही गया था कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हैं, तो हमने उसका पूरा जिस्ट निकाल के रखा है कि इस प्रकार से दोनों ही समान होते हैं। किन किन मामलों में समान होते हैं? कविता और बच्चों दोनों की कल्पनाओं की सीमाएं अनंत होती हैं, दोनों की ही रचनात्मक ऊर्जा सीमित होती है। इसको संक्षेप में लिया है, लेकिन ये बिंदु अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारगर्भित हैं। ऐसे सारगर्भित उत्तरों का आप दूसरे उत्तरों में भी जरूरत पड़ने पर थोड़ा बहुत अंश जो भी आप उचित समझे ले सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके साथ ही ये उत्तर परिपूर्ण होता है। एक अन्य प्रश्न है इस कविता का जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर कविताओं में, अक्सर गद्य परीक्षाओं में बार बार पूछा भी गया है। तो ये प्रश्न जो है, बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? यही जो पुष्प के साथ जो समानता दिखाई गई है और वैषम्य दिखाया गया है, उसी की चर्चा इसमें की गई है। बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, ये चौथा प्रश्न है इस प्रश्नमाला का। ये सारे प्रश्न वो प्रश्न हैं जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक में संकलित किए गए हैं और इन प्रश्नों के उत्तर बहुत महत्वपूर्ण हैं आप सबके लिए जानना। अक्सर इन प्रश्नों से उठाए गए हैं गद्य परीक्षाओं में प्रश्न, तो आप इसको ध्यान से देखिए। बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं, ये पुनः वही पुष्प के साथ समानता और विषमता का प्रश्न है। तो ये प्रश्न यहाँ पर परिपूर्ण होता है, पूरा होता है। आप इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, कविता और चिड़िया में क्या संबंध है? कविता और चिड़िया में संबंध पूछा गया है। संबंध दोनों प्रकार का है, कुछ समानताएं भी हैं, कुछ विषमताएं भी हैं। जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें उनकी दोनों ही चीज़ों को लेकर के चलना पड़ता है, क्या समानता है, क्या विषमता है। इसको दूसरे शब्दों में भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न को, जैसे कविता और चिड़िया की तुलना क्यों नहीं की जा सकती, या कविता और चिड़िया की तुलना क्यों की जाती है। तो दोनों ही या हर एक प्रकार का ये जो प्रश्न है, चिड़िया और कविता से संबंधित जो भी
विषय वस्तु है उससे संबंधित हर प्रश्न के उत्तर में हमको ये उत्तर काम देगा। तो हम इसको लिखते हैं। उत्तर नंबर 5 है ये। समानता पर बहुत अधिक फोकस नहीं किया है, ध्यान केंद्रित नहीं किया है। समानता आप सब सहज ही लिख लेंगे कि चिड़िया भी उड़ती है, कवि की कल्पना भी उड़ती है, लेकिन जो उसमें मूलभूत अंतर है, जो उसमें जिस उद्देश्य को लेकर के कविता लिखी गई है वो ये है, और इसलिए इस विशेष विषय को मैंने उभारा है। आप चाहें तो इसकी समानता की भी कुछ बातें आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे प्रश्न की ज़रूरत हो, प्रश्न में जिस प्रकार की विषय वस्तु की मांग की गई हो आप वैसे दे सकते हैं। जो कुछ गंभीर बातें थीं मैंने यहाँ उनको बिंदुवार लिया है, और ये सार्वभौम हैं। आप जहाँ भी जिस जगह चाहें इन चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। तो ये कविता है, और इसमें एक और प्रश्न अक्सर कर आता है, कविता का प्रतिपाद्य या विषय वस्तु की बात करते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य लिखिए या विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, NCERT की जो पुस्तक है जिसमें कवि का जीवन परिचय दिया हुआ है, उस जीवन परिचय के साथ में कविता का परिचय दिया है, वही इसका प्रतिपाद्य है, वही इसकी विषय वस्तु है। या कविता का परिचय की बात की जाए तो कविता का परिचय है, या कि सारांश की बात की जाए तो वही इसका सारांश है। आप इस एक प्रश्न को उसमें से उठा सकते हैं। जिन प्रश्नों को मैंने आपको लिखवाया है ये वो प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको आसानी से मिल नहीं सकते थे, उन प्रश्नों को मैंने लिखवाया है। और कुछ छोटे छोटे सिंपल प्रश्न बनते हैं, उन उत्तरों को आप स्वतः लिख सकते हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया है। खास 5 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। धन्यवाद। तो ये थे कविता के बहाने कविता के कुछ प्रमुख प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको यहाँ लिखवाए हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप ये जो प्रश्नों के उत्तर लिखवाए गए हैं इनको भली भांति पढ़ें, और इनको समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है वो पुनः एक बार देखें। यदि आप व्याख्या को भली भांति देखेंगे, उसके बाद में इन प्रश्नों के उत्तरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपको जल्दी समझ में आएंगे, जल्दी आप इनको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इन प्रश्नों के उत्तरों को थोड़ा बहुत भाषा के परिवर्तन के साथ अपने खुद की भाषा में लिख सकते हैं, अपने शब्दों में लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं, इसलिए जो मूल्यांकन करता है वो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी भाषा सुगठित हो, शुद्ध हो, सारगर्भित हो, और उसके अंदर जिन शब्दों का चयन किया है आपने वह एकदम सटीक हो। तो इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें, और इस संबंध में अगर कोई और क्वेरी है, किसी और प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि समय रहते आपको जल्दी से जल्दी शीघ्र आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।